हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 3 जीनियस एकेडमी अलवर पर। तो देखो, इसमें मैंने एक क्वेश्चन डाला है जो लास्ट वीडियो लेक्चर से रिलेटेड है, जिससे आपके थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा और आगे आप एक अच्छे से जर्नी स्टार्ट कर सकेंगे। अंतराणुविक बलों की प्रकृति के आधार पर निम्न ठोसों को वर्गीकृत करो। एक क्वेश्चन और है, आयनिक ठोस क्रिस्टलीय ठोस का एक प्रकार है। आयनिक ठोस गलित अवस्था में ही विद्युत का चालन करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं, ठोस अवस्था में नहीं, ठोस अवस्था में नहीं। क्यों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में आया हुआ है कि आयनिक ठोस गलित अवस्था में ही उनको ऐसा क्या हो जाता है कि वो विद्युत का चालन करने लग जाते हैं और ठोस अवस्था में नहीं करते विद्युत का चालन। तो इसका कारण मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये प्रश्न का आंसर आप अपने आप कीजिए, मैं इसका कारण फिर बता देता हूँ। आयनिक ठोस गलित अवस्था में क्या होता है भाई, आयनिक ठोसों में क्या है, धनायन और ऋणायनों के बीच में अवयवीकरण धनायन और ऋणायन होते हैं इन ठोसों में। तो धनायन और ऋणायनों के बीच में क्या होता है, स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है और ये दुनिया का बहुत ही प्रबल बल है। इतना प्रबल बल है कि आसानी से इसको तोड़ नहीं सकते अपन। ठोस अवस्था में ये बल बहुत अत्यधिक मात्रा में लग रहा होता है आयनों के बीच में, इसीलिए वो आयन मुक्त नहीं होते, विद्युत का चालन करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते, फ्री नहीं होते। क्लियर है नहीं? जबकि जब उनको गलित अवस्था में या विलयन अवस्था में लाया जाता है तो क्या होता है, द्रव अवस्था में क्या होता है, आयनों के बीच की दूरी बढ़ जाती है, अंतराणुविक ये जो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल है ये टूट जाता है या कमजोर पड़ जाता है, अपन ये कह सकते हैं। टूटता तो नहीं है पूरी तरह, कमजोर पड़ जाता है और इसकी वजह से आयन मुक्त हो जाते हैं वैद्युत का चालन करने के लिए। क्लियर है? तो इसका आराम से आप लिख सकते हो, मैं इसका बता देता हूँ। अंतराणुविक बलों की प्रकृति के आधार पर निम्न ठोसों को वर्गीकृत करो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा जरा चेक कर लेते हैं अपन इधर। आंसर 1। तो देखो, अंतराणुविक बलों की प्रकृति के आधार पर, तो सबसे पहले अपन लिख देते हैं आयनिक ठोस। अंतराणुविक बलों की प्रकृति के आधार पर आयनिक ठोस होते हैं। आयनिक ठोस क्या होते हैं, जिनमें स्थिर विद्युत आकर्षण बल लगता है। आयनिक ठोस कौन सा बल लगता है इनमें, धनायन और ऋणायनों के बीच में स्थिर विद्युत आकर्षण बल लगता है। ठीक है, और अवयवीकरण कौन से होते हैं पता है ना, धनायन और ऋणायन होते हैं। मतलब अपन कह सकते हैं ये आयन होते हैं, और आयन तो दो ही प्रकार के होते हैं। ठीक है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है और इसके उदाहरण जो होंगे उन सभी में से ढूंढने पड़ेंगे। पोटेशियम सल्फेट इसका उदाहरण हो जाएगा, टिन यूरिया ये सब नहीं होंगे। जिंक सल्फाइड इसका उदाहरण हो जाएगा, जिंक धनायन सल्फेट ऋणायन या पोटेशियम धनायन सल्फेट ऋणायन। क्लियर है, ये दोनों उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है भाई, चलो इसके बाद दूसरी कैटेगरी है हमारे पास, हम ले लेते हैं धात्विक ठोस ले लेते हैं, धात्विक ठोस ले लेते हैं। धात्विक ठोस में अवयवीकरण कौन होते हैं, कर्नेल होते हैं ना। कर्नेल समझते हो ना, धातु धनायन। कर्नेल व मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं इनमें, जिनसे मिलकर बनता है। ठीक है, और यहाँ पर होता है धात्विक बंध। कौन सा होता है, धात्विक बंध। और उन ऊपर दिए गए उदाहरणों में से जो धात्विक ठोस है वो एक तो टिन है, पी ब्लॉक की धातु है, और एक हमारे पास है रुबिडियम, एस ब्लॉक की धातु। यानी एक तो हमारे पास टिन है भैया, इसका सिंबल SN है, लैटिन नाम है स्टेनम है इसका। ठीक है, और एक हमारे पास है रुबिडियम धातु, ये एस ब्लॉक की है और ये पी ब्लॉक की। दिख रहा है आपको एकदम अच्छे से? चलो ना, इसके बाद बात करते हैं तीसरा कौन सा है हमारे पास, तीसरा सहसंयोजक ठोस ले लेते हैं। सहसंयोजक ठोस ले लेते हैं। ठीक है, सहसंयोजक ठोस में अवयवीकरण, सहसंयोजक ठोस में अवयवीकरण परमाणु होते हैं। ठीक है, और सहसंयोजक बंध पाया जाता है। ये बल कौन सा है, सहसंयोजक बंध है, बल या बंध, सहसंयोजक बंध। तो उदाहरण कौन से है इसमें हमारे पास, एक तो है हमारे पास इसका उदाहरण ग्रेफाइट है, अपर रूप होता है कार्बन का, हीरा ग्रेफाइट फुलरिन, ये सब सहसंयोजक ठोस है।
और एक हमारे पास इसका उदाहरण है सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बन नेटवर्क होता है सिलिकॉन और कार्बन का। इसमें तो ग्रेफाइट में तो सिर्फ केवल कार्बन का नेटवर्क होता है, कार्बन 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 के बीच में सहसंयोजक बंध होती है। सिलिकॉन और कार्बन दोनों के बीच में होती है, इसलिए सिलिकॉन कार्बाइड SiC। ठीक है भाई। और लास्ट क्या रह गया हमारा, आणविक ठोस। आणविक ठोस, ठीक है। इनमें अवयवी कण अणु होते हैं, अवयवी कण अणु होते हैं। और इनमें कौन सा होता है, वांडरवाल बल पाया जाता है कणों के बीच में, वांडरवाल बल। ये कभी कभी हाइड्रोजन बंध भी होता है। ठीक है, ये ध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन बंधित 3 भागों में हमने डिवाइड किया था। ठीक है, तो इसके उदाहरण सुन लो। बेंजीन हो जाएगा, ठीक है, अध्रुवीय में जाएगा, ये अध्रुवीय आणविक ठोस में। यूरिया हो जाएगा, ये हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस में जाएगा। अमोनिया भी हाइड्रोजन बंधित में जाएगा, जल भी हाइड्रोजन बंधित में जाएगा। और आर्गन, आर्गन जाएगा हमारा अध्रुवीय में। ठीक है भैया, तो ये सब आणविक ठोस। तो आई होप ये क्वेश्चन हमको अच्छे समझ में आया होगा। इसका आंसर आप कर ही लोगे, तो इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बहुत बढ़िया। अब अपन आगे की बात स्टार्ट करते हैं। अब अपन को एक्चुअली में आज जो टॉपिक पढ़ना है वो अपन को स्टार्ट करना है क्रिस्टल से। एकक कोष्टिका क्या होती है, त्रिविम जालक क्या होता है, समझ रहे हो। एकक कोष्टिका क्या होती है, त्रिविम जालक क्या होता है, क्रिस्टल क्या होते हैं, एकक कोष्टिकाएं कितने प्रकार की होती है। अब हमें थोड़ा सा अलग तरह से पढ़ना है इस चैप्टर को। थ्योरेटिकल कम हो, थोड़ा इंटरेस्टिंग ज़्यादा बनने वाला है अभी। देखो अब हमें जो इस चैप्टर में पढ़ना है उसमें अपने को क्रिस्टल विज्ञान शुरू करनी है। एक्चुअली क्रिस्टल विज्ञान रसायन विज्ञान की वजह से, ठोस अवस्था में ही है ये, लेकिन रसायन विज्ञान की वजह से आता है जिसमें ठोस पदार्थों के क्रिस्टलों का अध्ययन किया जाता है। क्रिस्टलों का, जैसे एकक कोष्टिकाएं, त्रिविम, ये सब क्लियर है। तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं त्रिविम जालक व एकक कोष्टिका। हेडिंग लगा लो, त्रिविम जालक व एकक कोष्टिका। त्रिविम जालक व एकक कोष्टिका। चलो बहुत बढ़िया ना। तो क्या होता है त्रिविम जालक और क्या होती है एकक कोष्टिका। देखो हमें ये पता है कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं या जो ठोस होते हैं इनमें अवयवी कण, परमाणु, अणु, आयन वगैरह हो सकते हैं। ये अवयवी कण जो है क्रिस्टलीय ठोस में तो नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस में अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं, मतलब कुल मिला के व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है ना। तो ठोसों में कण व्यवस्थित रहते हैं, तो इस व्यवस्था से एक बहुत बड़ी त्रिविमीय संरचना बनती है। जरा ध्यान समझना, ठोसों के अंदर अवयवी कण व्यवस्थित रहते हैं, इस व्यवस्था से एक बहुत बड़ी त्रिविमीय संरचना बनती है तीनों दिशाओं में। उसे त्रिविम जालक, बहुत बड़ी त्रिविमीय संरचना बनती है, उसे त्रिविम जालक कहा जाता है। और इस त्रिविम जालक को बनाने वाली एक छोटी सी संरचना होती है जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से ये पूरा त्रिविम जालक बनता है, उसे एकक कोष्टिका कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, एकक कोष्टिका कहते हैं। ठीक है, तो अपन लिख देते हैं त्रिविम जालक क्या होता है। जरा ध्यान, धीमे धीमे समझ में आने लगेंगी चीजें। त्रिविम जालक क्या, देखो ऐसे समझो, मेरे पास माचिस की 10 डिब्बियां हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह से ऊपर नीचे रखी हुई माचिस की बहुत सारी डिब्बियां। तो आपने एक वो देखा है, माचिस का एक डब्बा आता है, बहुत बड़ा डब्बा आता है, क्लियर है नहीं। माचिस का एक डब्बा सा आता है ना, क्लियर। उसके अंदर छोटी छोटी माचिस की डिब्बियां रखी रहती हैं, जरा ध्यान से समझना। तो माचिस का डब्बा क्या है, छोटी छोटी डिब्बियों की पुनरावृत्ति से बना है। तो माचिस का बड़ा डब्बा त्रिविमीय है, उसको क्या बोलते हैं, त्रिविम जालक। और उसके अंदर एक छोटी एकक कोष्टिका, वो भी त्रिविमीय ही है, लेकिन उसकी पुनरावृत्ति से वो त्रिविम जालक बनता है, क्लियर है नहीं। तो उसे बोलते हैं एकक कोष्टिका। एक चीज और, एकक कोष्टिका किससे मिलकर बनी होती है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, क्लियर है। जैसे Na+Cl- अगर NaCl ठोस है तो Na+Cl- Na+Cl-। तो एक्चुअली वो हो क्या रहा है, आयनों को जब हम मिलाते जा रहे हैं ना, तो एक छोटी सी संरचना बन रही है, एकक कोष्टिका बोल रहे हैं उसको अपन। उसको उसकी बार बार पुनरावृत्ति करते जा रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी संरचना बन रही है, उसे अपन क्रिस्टल जालक बोल रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आया अभी, है ना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो। देखो दूसरे तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको, जरा ध्यान से समझो।
देखो जरा, ये मैंने क्या हुआ, कुछ कण रखे हुए हैं, इस तरह से कुछ कण रखे हुए, सपोज करो ऐसे रखे, कोई कण रखे, ऐसे रखे। अब मैंने क्या किया, इनको कनेक्ट किया, देखो इस तरह से, इस तरह से कनेक्ट किया, ठीक है। इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इस तरह से बन गया, ठीक है। अब देखो जरा, इसको मैंने इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे, इसको इससे, ठीक है। और इसी तरह से मैं यहाँ जो कण रखे हैं इनको आपस में मिला दूंगा, ये देखो, ये देखो, इस तरह अच्छे समझ में आया। देखो ये घन बना दिया मैंने, एक कण यहाँ रखा है, घन के 8 कोने होते हैं, आप सब जानते हैं, ये कण रखे हुए है ना, घन पर कण रखे हुए बहुत सारे, 8 कण रखे हुए। अब क्या करो, एक घन साइड में बना दो इसकी, एक घन साइड में बना दो इस तरह से, बन गया, क्लियर हो रहा है। एक घन ऊपर बना, ठीक है, एक यहां बना, कितने घन बन गए बताओ, कितने घन बन गए बताओ, चेक, 8 घन बन गए। ऐसे ही अभी इधर घन है, इधर है, चारों तरफ घन है, नीचे है, ऊपर, चारों तरफ घन है, तो त्रिविमीय संरचना है ये पूरी। तो देखो यहाँ पर कणों की पैटर्न देख रहे हो आप, देखो ये कणों का पैटर्न है, देखो किस तरह रखे हुए कण, इनको मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। देखो ये कण एक यहाँ रखा है, जरा समझना, ये एक कण यहाँ रखा है, एक कण यहाँ रखा है, एक कण यहाँ रखा है, इसके बाद एक यहाँ रखा है, एक यहाँ रखा है, एक यहाँ रखा है, ये सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, क्लियर हो रहा है एकदम, ठीक है। इसके बाद देखो एक कण इसके जस्ट नीचे रखा है, एक इसके नीचे रखा है, एक इसके नीचे रखा है, फिर एक इसके जस्ट नीचे रखा है, एक इसके जस्ट नीचे रखा है, एक इसके जस्ट नीचे रखा है, क्लियर हो रहा है, ठीक है। देखो ऊपर वाली लेयर, फिर नीचे वाली लेयर, अब तीसरी लेयर आएगी। अब क्या होगा, देखो यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया हमने, यहाँ रख दिया, फिर यहाँ रख दिया, अब देखो यहाँ रखा है, फिर से एक यहाँ रखा है, एक यहाँ रखा है, समझ रहे हो, एक यहाँ रखा है, सॉरी एक यहाँ रखा है, इसके नीचे एक यहाँ रखा है, फिर एक यहाँ रखा है, एक यहाँ रखा है, दिख रहा है आपको बराबर, मैं चेक कर लेता हूँ, दिखना जरूरी, ठीक है। चलो अब जरा चेक करो, ये इस तरह से रखे मतलब ए बी ए, बी ए बी, ए बी ए, बी ए बी, ए बी ए, पर देखा था ना मैंने क्रिस्टलीय ठोसों में कणों की व्यवस्था कैसी होती है, नियमित होती है, दीर्घपरासी व्यवस्था, इस तरह रखे हुए हैं कण, सेट कर दिया हमने। अब हमने क्या किया, इन कणों को मिलाकर के देखा तो एक बहुत बड़ी संरचना बन रही थी, क्लियर है नहीं, NaCl है, सपोज करो NaCl की बात चल रही है, NaCl में है ना, NaCl, Na इस तरह रखा हुआ, ठीक है। अब हमने इसको मिला के देखा, स्टार्ट किया, तो इसको मिलाया इससे, इसको मिला दिया इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, क्लियर हो रहा है, ठीक है। इसके बाद इसको इससे, इसको इससे, ऐसे मिलाते चले गए ऐसे ही, ठीक है भाई। अब देखो इसको इससे, इसको इससे, अब क्लियर हो जाएगा जी, इसको इससे, इसको इससे, ओके,
इसको इससे, इसको इससे, बनता जा रहा है। अब देखिए इनको मिला दो, इसको इससे मिलाया, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इस तरह से कनेक्ट कर दिया। अब इसको इससे, 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 इस तरह से कनेक्ट कर दिया। बोलो क्या समझ आया? सर एकदम क्लियर हो गया भाई। अवयवी कणों को मिला देने से क्या बनी? एक बहुत बड़ी संरचना बनी, एक बहुत बड़ी संरचना बनी। इस बहुत बड़ी संरचना को क्या कहा जाता है? त्रिविमीय है, तीनों अक्ष हैं यहाँ पर, त्रिविम जालक। क्या कहा जाता है इसको? त्रिविम जालक। और इस त्रिविम जालक में एक छोटी सी संरचना ऐसी है, एक छोटी संरचना ऐसी है जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से ये पूरा जालक बन रहा है। ये एक घन, ये क्या है? एक घन है ये। इसे बोला जाता है एकक कोष्टिका, एकक कोष्टिका। और यह भी किससे मिलकर बनी हुई है? कणों से। 8 कण जब रखेंगे अपन घन पर तो ये बन जाएगी ऐसे। क्लियर है ना? एकक कोष्टिका कणों से मिलकर बनती है, कणों से मिलकर बनती है। कुछ कहानी क्लियर हुई? अरे छोटे छोटे बच्चे, हमारे भाई बहन, मम्मी पापा, ये सब मिलके 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 एक घर बनाते, घर बनाते, फिर ऐसे घर 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 मिलके क्या बनाते? एक पूरी पूरी कॉलोनी बना देते। तो पूरी की पूरी कॉलोनी जो है ना, वो तो है एक त्रिविम जालक। क्लियर ना? तो वो भी त्रिविम में ही है। और उस कॉलोनी में छोटे छोटे घर जिनकी बार बार पुनरावृत्ति से वो कॉलोनी बन रही है, उसे क्या बोलते हैं? एकक कोष्टिका। मतलब NaCl के कण रखे हुए थे, इनको आपस में जोड़ दिया हमने। जोड़ देने से क्या बनी? एक ऐसी छोटी से छोटी संरचना बनी, ठीक है, जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से एक बड़ी संरचना बन रही है। उसको तो अपन एकक कोष्टिका कहते हैं। जब इस एकक कोष्टिका को हम तीनों अक्षों पर रख देते हैं, तीनों दिशाओं में, तो एक बड़ी संरचना बनती है। तो इसे बोलते हैं अपन त्रिविम जालक, त्रिविम जालक। अच्छा, इस त्रिविम जालक का क्या नाम है? घनीय त्रिविम जालक। और घनीय त्रिविम जालक की एकक कोष्टिका का नाम भी क्या होगा? घनीय एकक कोष्टिका। क्योंकि जैसा त्रिविम जालक वैसे ही एकक कोष्टिका। घनीय एकक कोष्टिका कणों से मिलकर बनती है। घनीय एकक कोष्टिका को बनाने वाला, घनीय एकक कोष्टिका से बनने वाला जालक घनीय त्रिविम जालक, यह कणों से मिलकर बनती है। और ये पूरा जालक एकक कोष्टिकाओं से मिलकर बनता है। क्लियर हो रहा है कुछ अच्छे से एकदम? ठीक है। त्रिविम जालक और एकक कोष्टिकाओं में क्या फर्क होता है? अच्छा, एक चीज और, क्या सर केवल घनीय एकक कोष्टिका ही है हमारे सिलेबस में? आपके सिलेबस में 7 प्रकार की एकक कोष्टिकाएं हैं। कितने प्रकार की? 7 प्रकार की एकक कोष्टिकाएं हैं। घनीय के साथ और भी हैं 6। जैसे माचिस की डिबिया, जरा ध्यान से। घन में तो आपने देखा होगा, घन में क्या होता है पता है आपको? घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये बराबर होती है, और तीनों एंगल भी बराबर होते हैं। एंगल में बताऊंगा कैसे। लेकिन माचिस की डिबिया घन नहीं होती। माचिस की डिबिया में देखो, जरा चेक करो, जो लंबाई होती है, जैसे ये लंबाई है, ठीक है, तो लंबाई अलग होती है, चौड़ाई अलग होती है और ऊंचाई अलग होती है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग होती है, लेकिन कोण 90 डिग्री के होते हैं सारे। यहाँ क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर होती है, कोण भी 90 डिग्री के होते हैं। यहाँ लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर नहीं होती, अलग अलग होती है, कोण 90 डिग्री के होते हैं। क्लियर है नहीं? तो ये कौन सी एकक कोष्टिका है पता है आपको? ये है आपकी विषम लंबाक्ष एकक कोष्टिका। आपको याद रखना है, मैं आगे बताऊंगा एकक कोष्टिकाओं के प्रकार पढ़ाऊंगा जब। विषम लंबाक्ष एकक कोष्टिका है। अगर ऐसी बहुत सारी माचिस की डिबिया 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 रखते चले जाए तो एक बहुत बड़ा क्या बन जाएगा? त्रिविम जालक। उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे घनीय थोड़ी बोलेंगे, उसको बोलेंगे विषम लंबाक्ष त्रिविम जालक। विषम लंबाक्ष एकक कोष्टिका से मिलकर बनने वाला त्रिविम जालक विषम लंबाक्ष त्रिविम जालक, और घनीय एकक कोष्टिका से मिलकर बनने वाला घनीय त्रिविम जालक। क्लियर हो रहा है कुछ? तो जैसी ज्यामिति एकक कोष्टिका की होती है, वैसे ही ज्यामिति किसकी होती है? पूरे त्रिविम जालक की होती है। तो आई थिंक अब आपके दोनों में क्लियर हो गया होगा अंतर। त्रिविम जालक क्या होता है? वह त्रिविमीय संरचना, वह त्रिविमीय संरचना जो संपूर्ण क्रिस्टल, क्रिस्टल मतलब ठोस एक तरह से, जो संपूर्ण क्रिस्टल की ज्यामिति को प्रदर्शित करे। ज्यामिति को प्रदर्शित करे तथा एकक कोष्टिकाओं की तीनों विमाओं पर,
त्रिविमीय तीनों विमाओं पर पुनरावृत्ति से बने, पुनरावृत्ति से बने त्रिविम जालक कहलाता है, त्रिविम जालक कहलाता है। क्लियर हुआ कुछ? अरे वह त्रिविमीय संरचना बहुत बड़ी संरचना, त्रिविमीय संरचना बहुत बड़ी हो जो संपूर्ण क्रिस्टल की ज्यामिति को प्रदर्शित करे तथा एकक कोशिकाओं की तीनों विमाओं पर पुनरावृत्ति से बने। छोटी छोटी एकक कोशिकाएं तीनों विमाओं पर। देखो कितनी एकक कोशिकाएं, 1 2 3 4, आगे भी है 5 6 7 8, पीछे भी है 9 10 11 12, ऐसे एकक कोशिकाएं चारों तरफ फैली, तो त्रिविम जालक बन गया। ठीक है, अब सर दूसरी चीज क्या है यहाँ पर, दूसरी जैसे उदाहरण लिख लो इसकी, घनीय त्रिविम जाल। घनीय त्रिविम जाल। दूसरा अभी बताया था मैंने, विषम लंबाक्ष, विषम लंबाक्ष त्रिविम जाल। तीसरा एक अब षटकोणीय भी कहते हैं, कई बार यूज करते हैं, षटकोणीय त्रिविम जाल। जैसे बेंजीन होती है ना, ऐसे इस तरीके के त्रिविम जाल को होता है, आगे समझाएंगे इसको। षटकोणीय त्रिविम जाल। ठीक है भाई, चलो उसके बाद बात करते हैं अपन एकक कोष्ठिका की। इतना नोट कर लो एक बार, फिर मैं एकक कोष्ठिका की डेफिनेशन लिखता हूं। चलो नोट कर लिया। अब एकक कोष्ठिका की लिख लेते हैं, क्या दिक्कत आ रही है। देखो एकक कोष्ठिका क्या है, वह त्रिविमीय सूक्ष्मतम संरचना, त्रिविमीय है ये भी और ये भी त्रिविमीय है, वह त्रिविमीय सूक्ष्मतम छोटी से छोटी संरचना जिसकी तीनों दिशाओं में पुनरावृत्ति करते जाए तो एक बहुत बड़ा या संपूर्ण जालक बन जाता है। क्लियर है नहीं? तो अब हम सेकंड देखने जा रहे हैं, एकक कोष्ठिका। एकक कोष्ठिका क्या होती है? एकक कोष्ठिका वह सूक्ष्मतम त्रिविमीय, सूक्ष्मतम मतलब छोटी से छोटी त्रिविमीय, वह सूक्ष्मतम त्रिविमीय संरचना जिसकी तीनों विमाओं पर पुनरावृत्ति करने से, तीनों विमाओं पर पुनरावृत्ति मतलब बार बार उसको रखते चले जाएं अपन, जैसे इसमें रख रहे, पुनरावृत्ति करें तो संपूर्ण जालक का निर्माण हो जाता है भैया। तो संपूर्ण जालक, संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, का निर्माण होता है, एकक कोष्ठिका कहलाती है, एकक कोष्ठिका कहलाती। ठीक है भाई, क्या कहलाती है? एकक कोष्ठिका कहलाती है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब मैं आपको बता देता हूं, जो एकक कोष्ठिका होती है ये भी कई प्रकार की होती है, जैसे घनीय एकक कोष्ठिका। अब एक बात बताओ, अगर घनीय एकक कोष्ठिका हम लेंगे और उसकी बार बार पुनरावृत्ति करेंगे तो क्या बनेगा? घनीय त्रिविम जालक। ठीक है, दूसरी कौन सी हो जाएगी हमारी? दूसरी हो जाएगी हमारी वही विषम लंबाक्ष, माचिस की डिबिया ली थी ना अभी, विषम लंबाक्ष एकक कोष्ठिका। विषम लंबाक्ष एकक कोष्ठिका, विषम लंबाक्ष त्रिविम जालक बने जैसे षटकोणीय एकक कोष्ठिका, षटकोणीय एकक कोष्ठिका, इस तरह होती है। 7 प्रकार की होती है ये भी। ठीक है, अच्छा अब अपन ये देखते हैं कि एकक कोष्ठिकाओं में होते क्या है अंदर। एकक कोष्ठिकाओं में छोटे छोटे कण होते हैं, धनायन ऋणायन वगैरह अवयवी कण होते हैं जिनसे ठोस मिलकर बना हुआ है। भाई हम ठोस की संरचना पढ़ रहे हैं ना, तो ठोस जिन कणों से मिलकर बना है वो कण मिलकर एक छोटी संरचना बनाते हैं जिसे अपन एकक कोष्ठिका कहते हैं। एकक कोष्ठिका जो होती है उसको जब रखते चले जाते हैं अपन तो क्या बनता है? त्रिविम जालक बनता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? एक बहुत बड़ा जालक बनता है जिसे घनीय त्रिविम जालक या त्रिविम जालक कहा जाता है। क्लियर है नहीं? तो ये घनीय एकक कोष्ठिका, उदाहरण इसका ये हो जाएगा, देखो इस तरह से लिख लेना आप। ये एक घन है, ये एकक कोष्ठिका, बहुत सारे घन, बहुत सारे घन त्रिविम जालक बना रहे, बहुत सारे माचिस के डिबिया भी त्रिविम जालक बनाएंगे। घनीय एकक कोष्ठिका है ये, यह कणों से मिलकर बनती है। ठीक है भाई, ये छोटे छोटे कण रखे हुए हैं यहाँ पर, इनसे मिलकर ये बनती है। ठीक है,
अच्छा, अब एक बात बताओ, यहाँ पर छोटा सा मैं आपको एक चीज़ करके दिखाता हूँ। ये NaCl है, ऐसे पड़ा हुआ है हमारे सामने, नमक का टुकड़ा पड़ा हुआ है, ठीक है। इसको हमने जूम मतलब इसके अंदर जाके देखा क्या है, जूम करा तो क्या है, ये पूरा एक क्रिस्टल जाल है, बहुत बड़ा क्रिस्टल जाल है जिसमें NaCl है फैला। फिर उसको और जूम करा तो क्या निकलेगी, एकक कोष्टिका। इसमें एकक कोष्टिकाएं हैं छोटी छोटी। फिर इसको और जूम किया तो कण Na+Cl-, मतलब NaCl में जो Na+Cl- कण है, ये बना मिलकर के एकक कोष्टिका बना रहे हैं। ये बहुत सारी एकक कोष्टिकाएं मिलकर के त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक बना रही है। बहुत सारे क्रिस्टल जालक जब मिल जाते हैं, पूरी की पूरी संरचना को NaCl का टुकड़ा है हमारे सामने जो रखा हुआ है, एकदम अच्छे से क्लियर करने की कोशिश की है, ठीक है भाई। इस तरह से ठोसों के अंदर एकक कोष्टिका और त्रिविम जालक होते हैं। अब एक चीज मैं यहाँ पर बता दूं, ठीक है, कि एकक कोष्टिकाएं जो होती हैं इसमें कई प्रकार की है, घनीय है, विषम लंबाक्ष षटकोणीय, लेकिन हमें पूरे इस चैप्टर में घनीय एकक कोष्टिका को विस्तार से पढ़ना है। अभी देखना है सबके बारे में, 7 प्रकार की ये एकक कोष्टिकाएं अलग अलग आएंगी, फिर इनमें भी अलग अलग प्रकार बनेंगे। इनका वर्गीकरण में बताऊंगा मैं कैसे करेंगे, लेकिन घनीय एकक कोष्टिका पर हमारा पूरा फोकस रहेगा। तो हम घनीय एकक कोष्टिका को विस्तार से पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि एक्चुअली में घन की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, घन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ठीक है भाई। चलो, तो अब अपन हेडिंग लगा लेते हैं, घन की विशेषताएं। तो बड़ा अच्छा लग रहा है ये चैप्टर आपको धीरे धीरे। अब घन के बारे में काफी कुछ सीखेंगे। घन की विशेषताएं पढ़ने के बाद हम देखेंगे घन की विभिन्न स्थितियों पर परमाणुओं का योगदान कैसे निकाला जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। फिर हम वर्गीकरण स्टार्ट करेंगे, एकक कोष्टिकाओं के प्रकार कितने होते हैं, इनको कैसे कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है। चलो, तो अभी अपना जो टॉपिक है वो है घन की विशेषता। फिर घन की विशेषताएं जब अपन पढ़ लेंगे तब हम पढ़ेंगे एकक कोष्टिकाओं के प्रकार, ठीक है भाई। घन की विशेषताएं देखो, सबसे पहले कौन, ये जीरो विमीय होता है, जीरो विमीय, कोई विमा नहीं होती कोने की, जीरो विमीय, तीनों अक्ष इसी से निकलती है, तीनों अक्ष कोने से निकलती, इसीलिए तो जीरो विमीय है, किसी अक्ष को प्रदर्शित नहीं करता कोना, ठीक है। देखो जरा, ये घन बना देता हूं मैं, घनीय एकक कोष्टिका बना देता हूं मैं आपके सामने, ठीक है। ये कौन है, तो ये वाला कौन है, जरा चेक करो, तीनों अक्ष इसी से निकल रही है। ये कौन सी अक्ष है, एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष। तो तीनों अक्ष इसी से निकल रही है, नहीं निकल रही है, तीनों अक्ष इसी से निकल रही है, ठीक है। चलो, तो तीनों अक्ष कोने से निकलती हैं, तो कोना किसी विमा पर थोड़ी है, थोड़ी एक्स अक्ष पर कोना है पूरा, किसी अक्ष पर नहीं है, इसलिए जीरो विमी, कोई विमा नहीं होती कोने। अच्छा, कुल कोने कितने होते हैं एक घन में, कुल कोने 8, एक घन में कुल कोने 8 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, एक घन में कुल कोने कितने होते हैं, 8 होते हैं, क्लियर है। अच्छा, एक चीज और सुन लो, जो कोना होता है वो एक्चुअली में देखो, एक कोना अगर अपन किसी एकक कोष्टिका में देखें तो वहां पर दिखेगा, लेकिन हम एक बड़े त्रिविम जालक में उस कोने को देखेंगे तो हम क्या पाएंगे कि एकक कोष्टिका का एक कोना, जरा ध्यान समझना, एकक कोष्टिका का एक कोना पूरे संपूर्ण जालक में एक्चुअली में 8 एकक कोष्टिकाओं में कॉमन होता है। मैं लिख देता हूं, संपूर्ण त्रिविम जालक में,
संपूर्ण त्रिविम जालक की बात करें, जालक में, ठीक है, घन का एक कोना, कोई सा भी कोना ले लो, कोई सा भी, घन का एक कोना 8 एकक कोष्ठिकाओं में कॉमन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है मैंने, 8 एकक कोष्ठिकाओं में क्या होता है, उभयनिष्ठ होता है। कॉमन को क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ या कॉमन होता है, कॉमन होता है। मतलब संपूर्ण त्रिविम जालक की बात करें, जैसे ये हमारा ये वाला कोना है, ये वाला कोई सा भी कोना है, तो ये कोना ऐसा लग रहा है हमें कि इसी एकक कोष्ठिका में, बिल्कुल लग रहा है। लेकिन जब हम पूरा त्रिविम जालक बनाएंगे, सारी एकक कोष्ठिकाएं इसके ऊपर नीचे जितनी भी रख सकते हैं रखेंगे, तो हम पाएंगे कि ये कोना 8 जगह रखा हुआ है। मतलब ये कोना 8 एकक कोष्ठिकाओं में गिना जा रहा है। 8 एकक कोष्ठिकाओं काएं जो है वो इसी कोने के भरोसे है। 8 एकक कोष्ठिकाओं में ये कोना रखा हुआ है, ठीक है। तो किसी एक एकक कोष्ठिका में अगर मान लो यहाँ पर अपन एक कण रख दें, इस कोने पर एक परमाणु रख देते हैं कोने पर उठाकर, ना Na+ का Cl- का, तो वो परमाणु क्या होगा, 8 एकक कोष्ठिकाओं में विभाजित हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो एक एकक कोष्ठिका में उसका कितना भाग जाएगा, 1/8। ये बात क्लियर हुई। एक एकक कोष्ठिका में उसका कितना योगदान जाएगा, सिर्फ 1/8, ठीक है। तो मैं यहाँ पर योगदान लिख देता हूँ, जिससे आपको अच्छे समझ में आएगा। घन के कोने पर, घन के कोने पर रखा परमाणु या गोला, परमाणु गोला ही तो होता है, ठीक है। घन के कोने पर रखा परमाणु या गोला एक घन में या एकक कोष्ठिका में, घन में या एकक कोष्ठिका में, त्रिघनीय एकक कोष्ठिका है, एकक कोष्ठिका में केवल 1/8 भाग ही उपस्थित होता है। ये बात समझ आई है नहीं, केवल उसका 1/8 भाग ही उपस्थित होता है। घन के एक कोने पर रखा परमाणु या गोला एक घन में केवल 1/8 भाग ही उपस्थित होता है। क्लियर है नहीं, क्योंकि वो 8 जगह कॉमन है ना। जरा मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये हमने एक घन बनाया, ये हमारे पास क्या है, कोना है। अब जरा इस कोने पर जो कण रखा है उस पर विचार करो आप। ये वाला ले लेते हैं अपन, एक घन और है, देखो इस तरह से इसके साइड में, ठीक है। इसके ऊपर भी घन है, इसके ऊपर भी घन है, थोड़ा जल्दी बना रहा हूं, इसके ऊपर घन है, ठीक है। क्लियर हो रहा है एकदम। अब एक बात बताओ, ये वाला जो कोना है, ये वाला कोना, अभी तुम्हें कितने घनों में कॉमन दिखाई दे रहा है, 1 घन, 2 घन, इसमें भी ये कोना है, 3 घन, 4 घन तो मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की, जो दिख भी रहे तुम, ये वाला कोना। अब एक बात बताओ, ये जो 4 डब्बे तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, इनके पीछे भी तो 4 डब्बे हैं। इन 4 डब्बों के पीछे भी तो 4 डब्बे हैं, मतलब इन दोनों के पीछे है, इन दोनों के पीछे, तो उन 4 डब्बों में भी ये कॉमन है। तो पीछे के 4 और आगे के 4 दिख रहे हैं हमें, तो 8 डब्बे हो गए। तो ये जो कोना है, ये कितनी जगह कॉमन है भैया, 8 जगह कॉमन है। कितनी जगह कॉमन है, 8 जगह कॉमन है। क्लियर है। तो किसी एक घन में, इस घन में इसका कितना योगदान जाएगा, 1/8 जाएगा, इसमें 1/8 जाएगा, इसमें 1/8, उन चारों में भी 1/8। जैसे एक लड्डू है हमारे पास, उस लड्डू को 8 बच्चों में डिवाइड करना है, तो एक भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो एक बच्चे को आप कितना दोगे, उसका 1/8। क्लियर है नहीं भाई, लड्डू तो सबको दिखाई दे रहा है, 8 को सबको दिखाई दे रहा है ना, सारे घनों में वो एक कोना दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअली में है क्या, एक घन में तो केवल उसके 1/8 ही जा रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर है नहीं, तो कोने के बारे में सब कुछ समझ में आया आपको। चलो अब अपन बात करते हैं जरा नेक्स्ट घन की विशेषता की। कोने के बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, कोने के बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है हमारा किनारा। किनारा क्या होता है, एक विमीय संरचना होती है घन की, एक विमीय संरचना जो 2 कोनों को मिला देने से बन जाती है, 2 कोनों को मिलाने पर बनती है, 2 कोनों को मिलाने पर बनती है।
ठीक है, एक विमीय संरचना होती है किनारा जो कितने कोनों को मिलाने पर बनती है, दो कोनों को मिलाने पर बनती है। ठीक है, अच्छा घन में कितने किनारे होते हैं जरा चेक करें। ये घन है हमारा, कितने किनारे हैं जरा चेक करें। एक, देखिए ये वाला कॉर्नर ये वाला कॉर्नर मिला दो, एक किनारा बन गया, 2 3 4, 4 ऐसे ऊपर 4 है 8 और बीच में 4 है 12। क्लियर है? अरे पूरा कमरा तुम्हारे सामने गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 किनारे ये रहे, 1 2 3 4 किनारे ये रहे, 1 2 3 4 12 हो गए। कुल किनारे कितने, कुल किनारे कितने होते हैं बोलो, 12। एक घन में कुल कितने किनारे होते हैं, 12 होते हैं। किनारा एक अक्ष पर होता है किसी पर, किनारा एक अक्ष पर होता है, एक अक्ष पर होता है। क्लियर हो रहा है एकदम? किनारा किस पर होता है, एक अक्ष पर होता है। ठीक है, अच्छा अब एक बात करते हैं कि जैसे संपूर्ण त्रिविम जालक में घन का एक कोना जो था वो 8 एकक कोष्ठिकाओं में कॉमन था, ऐसे किनारा कितनी एकक कोष्ठिकाओं में कॉमन होता है, किनारा कितनी एकक कोष्ठिकाओं में कॉमन होता है, जरा सोचो। दोबारा से बनाते हैं। ये बनाते, जरा ये वाला किनारा ले लेते हैं, ये वाला किनारा, ये वाला किनारा कितनी जगह कॉमन है जरा चेक करो। ये इस घन में भी है, ये वाला किनारा, दूसरे वाले घन में भी ये किनारा आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। आगे वाले और पीछे वाले जो घन है इनमें ये किनारा नहीं आ जाए। किनारा हमेशा 4 घनों में कॉमन होता है। कितने घनों में कॉमन होता है, 4 घनों में कॉमन होता है किनारा। किनारा कितने घनों में कॉमन होता है बोलो, देख लो अच्छे से दिखाई दे रहा है। 4 घन जो है उनमें ये किनारा आ रहा है अकेला। ठीक है, तो ये किनारा किसी एक घन में कितना योगदान देगा अपना, किसी एक घन में इसका कितना भाग जाएगा, केवल 1/4। अरे दीवार है, ये दीवार के ऊपर ये किनारा दिख रहा है, ये इस कमरे में है, ये वाला किनारा इसके ऊपर वाले कमरे में होगा ये, और इन दोनों के पीछे वाले में होगा, इधर वालों में थोड़ी होगा, ऊपर। तो 4 जगह कॉमन, कितने जगह कॉमन होता है किनारा, 4 जगह। तो एक घन में कितना योगदान जाता है सिर्फ किनारे का, 1/4। ध्यान रखना, बहुत काम आ जाए आगे। त्रिविम जालक, त्रिविम जालक में अगर बात करें, त्रिविम जालक में एक घन का किनारा, एक घन का किनारा 4 घनों में कॉमन होता है। एक घन, ये जो किनारा है इसी घन में नहीं है, 4 घनों में। ये वाला इसी घन में नहीं है, 4, हर एक किनारा ऐसे ही होता है, 4 घनों में कॉमन होता है, उभयनिष्ठ होता है। अतः एक घन में योगदान कितना हो, एक घन में योगदान बराबर 1/4 हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तीसरी बात कर लेते हैं फलक की। फलक, फलक द्विविमीय संरचना होती है, एक विमीय नहीं होती, द्विविमीय संरचना। जो 4 किनारे से बनती है, 4 किनारों को मिलाने पर बन जाती है। घन में है ये सिर्फ सच्चाई, और अलग अलग प्रकार के 6 किनारे भी ले सकते हैं अपन। द्विविमीय संरचना जो 4 किनारों को मिलाने पर बनती है। ठीक है भाई, और कुल फलक कितने होते हैं, 6। एक घन में कुल फलक 6 होते हैं। देखो क्लियर दिखाई दे रहा है। एक फलक ये रहा, ये फलक है ना, देखो एक किनारा 2 3 और ये 4 किनारे हो गए हमारे पास। इससे एक फलक बना, फिर ये दूसरा बन गया, ये आमने सामने की फलक हो गई, फिर ये आगे वाला बन गया, देखो फिर ये पीछे वाला बन गया, ऊपर वाला नीचे वाला। कितने फलक है, ये दीवार गिन लो, एक कमरे की दीवार, 1 2 3 4 5 6, कुल फलक कितने होते हैं, 6। अब एक बात बताओ मेरे को, एक फलक सिर्फ 2 घनों में कॉमन होता है, ये ध्यान रखो। ये एक घन हो गया, इसके बगल में बाजू में दूसरा घन,
2 घन हो गए। अब जरा ये जो फलक दिखाई दे रहा है जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये फलक कितने से कॉमन है बताओ? ये फलक इस घन में कॉमन है और इस घन में कॉमन। अरे इस घन में, अरे ऊपर वाले में थोड़ी कॉमन होगा, नीचे वाले में। अरे ये दीवार है जिसपे बोर्ड लगा हुआ है, ये दीवार कितने कमरों में कॉमन है? इस कमरे में जिसमें मैं खड़ा हूँ, और इसके पीछे अगर एक कमरा और बना दो तो उसमें भी कॉमन है ये दीवार। तो ये दीवार 2 कमरों में कॉमन हुई, 2 घनों में। ऊपर वाले कमरे में इस दीवार का कोई लिंक नहीं हो, ठीक है? तो 1 घन और 2 यानी 2 घनों में कॉमन। तो 1 घन में इसका 1/2 योगदान जाएगा, ठीक है भाई? तो त्रिविम जालक में 1 घन का फलक, 1 घन का फलक, 1 घन का फलक कितनी जगह कॉमन होता है? 2 घनों में कॉमन होता है। ओके, अतः 1 घन में योगदान कितना होगा? 1 घन में योगदान बराबर 1/2। सिंपल है। 1 घन में 1 फलक आधा ही तो गिना जाएगा, ठीक है भाई? चलो बहुत बढ़िया ना। तो इस तरह से फलक की बात भी हो गई। फलक द्विविमीय होता है, कुल फलक 6 होते हैं। किनारे एक विमीय, कुल किनारे 12 होते हैं। योगदान 1/4। कोने 8 होते हैं, 0 विमीय होते हैं, और 1/8 योगदान होता है 1 घन के अंदर, ठीक है भाई? तो ये हो गया हमारा कोना, उसके बाद किनारे, उसके बाद हो गया हमारे फलक। और घन तो पूरा त्रिविमीय है, ठीक है? अच्छा, अब अपन बात करते हैं 1-2 चीजों की और। क्या है वो? फलक के विकर्ण और घन विकर्ण क्या होता है? काय विकर्ण भी बोलते हैं। चौथी चीज, फलक विकर्ण क्या होता है? फलक विकर्ण। और घन में कितने फलक विकर्ण होते हैं? जरा चेक करो। देखो फलक विकर्ण क्या है, जरा चेक करो। ये घन है ना? विकर्ण तो आप सब जानते ही होंगे। मार्कर चेंज कर लेता हूँ और बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। देखो ये घर है हमारा, इस घन में जरा चेक कर, ये एक फलक है ऊपर वाला, ये कर्ण रखिए, ये ऊपरी फलक है ना। इस फलक में ये वाला कोना और ये वाला कोना मिला दो तो ये क्या है? विकर्ण हो गया। इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है फलक विकर्ण। क्लियर है या नहीं बताओ? और इस फलक में 2 फलक विकर्ण है, फलक विकर्ण, ठीक है भाई? ये दोनों क्या है? फलक विकर्ण। समझ में आ रहा है अच्छे से? ठीक है। अच्छा, यहां पर भी 2 फलक विकर्ण है, एक ये रही। तो हर फलक में कितने विकर्ण होते हैं? 2, ठीक है? घन के प्रत्येक फलक में 2 विकर्ण होते हैं, ठीक है? कुल फलक कितने होते हैं घन में? 6 होते हैं। कुल फलक 6 होते हैं। योगदान नहीं देखना अपन को, योगदान खत्म हो गया। योगदान किनारे पर, फलक पर और कोने पर आना चाहिए आपको बस। घन के प्रत्येक फलक में 2 विकर्ण, कुल फलक 6। तो कुल फलक विकर्ण कितने बताओ? बहुत इंपॉर्टेंट। कुल फलक विकर्ण कितने? सर समझ में आ गई। 6 × 2 यानी 12 फलक विकर्ण होते हैं। एक घन में कितने फलक विकर्ण होते हैं? 12। अच्छे समझ में आए एकदम, ठीक है? फलक विकर्ण के बाद नेक्स्ट है काय विकर्ण। काय विकर्ण, काय विकर्ण या घन विकर्ण भी बोलते हैं, घन विकर्ण, ठीक? इसको इंग्लिश में बोलते हैं फेस डायगोनल, याद रखना इंपॉर्टेंट है। और इसको बोलते हैं बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल। सीधी सी बात है, घन के अंदर से निकलने वाला विकर्ण है। जरा चेक करो, घन के अंदर से विकर्ण निकलता है। ये देखो, ये घन है हमारा। समझ में आ रही कहानी? देखो ये वाला जो कोना है ऊपर वाला, घन का ये वाला कोना है, इसको यहां मिलाओ, इस वाले को, तो क्या होगा? ये एक विकर्ण है। इस वाले कोने को यहां मिला दो, एक और विकर्ण आ गया। तो ये क्या चीजें हैं? ये क्या है? घन विकर्ण। घन के अंदर से निकल, फलक के अंदर से निकल रहा होता तो फलक विकर्ण। घन के पूरे घन को चीरता हुआ निकल रहा है तो घन विकर्ण। कितने घन विकर्ण होते हैं सोचो थोड़ा सा।
दो तो ये हैं, कितने हुए? एक बात बताओ मेरे को, एक बात बताओ, छोटा सा क्वेश्चन है आपसे, एक घन विकर्ण को बनाने में कितने कोने लग रहे हैं आप? एक घन विकर्ण को बनाने में कितने कोने लग रहे हैं? दो कोने, एक कोना एक कोना। इस घन विकर्ण को बनाने में भी दो कोने लग रहे हैं। कुल कोने कितने होते हैं घन में? 8। दो कोनों से एक घन विकर्ण बन रहा है, क्लियर? तो 8 कोनों से कितने घन विकर्ण बने? 4 घन विकर्ण। एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है। एक देखो ये रहा, ये वाला, यह इसको इससे मिला दो, ये रहा। और एक कहाँ बच गया? आप कौन कौन से कोने रह गए उनको मिला दो, खत्म कहानी। एक ये रह गया, ये हो गया ना 4, ठीक है, समझ गए? तो दो कोनों से बनता है बराबर एक घन विकर्ण, समझे? एक घन विकर्ण। तो 8 कोनों से कितने बनेंगे? 8 कोनों से 4 घन विकर्ण। तो एक घन बराबर 4 घन विकर्ण। समझ में आई कहा? एक घन बराबर 12 फलक विकर्ण, एक घन 4 घन विकर्ण। तो ये कुछ चीजें हैं, कुछ विशेषताएं हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषताएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं घन के बारे में, ठीक है। इनसे पूरा चैप्टर धीमे धीमे आगे बढ़ता है, आपको पता भी नहीं चलता है चैप्टर कब पूरा हो जाता है, और ये चीजें हमेशा काम आती ही रहती हैं लगातार। अच्छा, एक चीज और, केंद्र, एक छोटी सी चीज और सुन लो बस लास्ट, उसके बाद वीडियो लेक्चर खत्म। घन का केंद्र, एक छोटी सी चीज और रह गई थी, सब फलक के बाद ही लेनी चाहिए थी मुझे। घन का केंद्र क्या होता है? घन का केंद्र वैसे घन के मध्य में उपस्थित, घन के मध्य में होता है, सदैव एक ही होता है केंद्र। एक घन में एक ही तो केंद्र है, और पूरा का पूरा योगदान इसी में होता है। एक घन, संपूर्ण योगदान एक ही घन में होता है, बटता नहीं है। संपूर्ण योगदान एक ही घन में होता है, एक ही घन में होता है संपूर्ण योगदान। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा घन है, यहाँ एक बीचों बीच में कोई भी कण रख दिया आप, तो ये कहाँ पर है? केंद्र पर। इसे बोलते हैं केंद्र, घन का केंद्र। ये एक ही होता है, ये किसी अन्य घन में कॉमन नहीं होता। जैसे यहाँ कोई चीज़ रख दूँ मैं इस कमरे में, तो ये इसी कमरे में कॉमन होगी, बाकी कमरों से इसको कोई लिंक नहीं होगी, ठीक है भाई। तो ये हो गई हमारा आज का वीडियो लेक्चर। मैंने घन के बारे में, त्रिविम जालक, एकक कोष्ठिकाएं, इनको कुछ समझाया था। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे कि जो एकक कोष्ठिकाएं होती हैं उनके प्रकार क्या होते हैं, और घनीय एकक कोष्ठिका से शुरू करेंगे कि घनीय एकक कोष्ठिकाएं कितने प्रकार की होती है। यानी घनीय एकक कोष्ठिकाएं हम पढ़ रहे हैं पहले, इसका वर्गीकरण करेंगे कितने प्रकार की होती है, ठीक है। इसके बाद फिर क्रिस्टल पैरामीटर के हिसाब से एकक कोष्ठिकाओं का वर्गीकरण करेंगे। फिर दोनों कॉन्सेप्ट्स को अपन मर्ज कर देंगे, जोड़ देंगे। उसके बाद ब्रेविस जालक पढ़ेंगे कितने प्रकार के होते हैं, क्लियर है। उसके बाद फिर घन के अंदर कैलकुलेशन है बहुत सारे, वो स्टार्ट करेंगे। बड़ा मजा आने वाला है इस चैप्टर को पढ़ने में। IIT JEE नीट लेवल तक का मैं कवर कर रहा हूँ। पूरी उम्मीद है आपको ये चैप्टर अब तक अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्टडी।